नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय विदेश नीति को 3 कड़ियों में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहली कड़ी में हमने आपको आज़ादी के बाद के उस कालखंड को दिखलाया था जिस समय भारत विदेश नीति के मामले में आदर्शवाद से आगे बढ़ते हुए यथार्थ को समझकर दक्षिण एशिया के मामले में सक्रिय हस्तक्षेप करने लगा था। आज विदेश नीति की इस दूसरी कड़ी में हम आपको विदेश नीति का वो दौर दिखाएंगे जब उसमें बदलाव आने लगे थे, गलतियों को सुधारा जाने लगा था, आर्थिक डिप्लोमेसी पे ध्यान दिया जाने लगा था और व्यापार तथा रणनीति के आधार पे दुनिया के देशों के साथ भारत के संबंधों को ठोस आधार दिया जाने लगा था। विदेश नीति के इस काल में भारत ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे दुनिया उसके दूरदृष्टि की कायल हो गई। यही दौर था जब भारत ने दुनिया के विपरीत खेमों के साथ संबंध बनाए, विपरीत विचारधाराओं को साधने के प्रयास किए और अपने सिद्धांत छोड़े बगैर सार्थक बनने की पुरजोर कोशिश की। तो आइए देखते हैं विदेश नीति के इस काल को जो भारत के कूटनीतिक इतिहास में एक अमिट छाप छोड़कर चला गया। भारत की विदेश नीति का दूसरा चरण रहा 1991 से 2013 तक। इसी दौर में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। सोवियत संघ शीत युद्ध में भी भारत का करीबी मित्र रहा। इस विखंडन से भारत के वैश्विक हितों को बड़ा झटका लगा था। हम कह सकते हैं कि जो 90s का जो अंतिम दशक था उसमें काफ़ी परेशानियां रहीं, क्योंकि भारत बहुत गहरी तरीके से रूस की डिफेंस इंडस्ट्री पर और एनर्जी रिसोर्सेज पर, ऑयल गैस वगैरह सब के ऊपर आधारित था, निर्भर था। और जब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा और एक तरह से येल्सिन साहब का जो रूस था वो पश्चिम की तरफ, अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रहा था, तो उस समय ये भारत के लिए बड़ा कठिन समय था। पर भारत ने समझदारी और धैर्य से इस झटके का सामना किया। अगले दौर में रूस के साथ बने रिश्ते को बदलती परिस्थितियों में संतुलित रखा गया। रूस 1990 के पहले वाला ताकतवर सोवियत संघ नहीं रह गया था, लेकिन भारत के लिए इसका महत्व कम नहीं हुआ था। इसलिए रूस के साथ संबंधों को बनाए रखा गया। उसके साथ व्यापार और सैन्य साजो सामान की आपूर्ति को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की गई। गोर्बाचोव तो फिर आ गया था ना पावर में उसके बाद, लेकिन उसने उनको वो तो हो गया जो एक इंसिडेंट था छोटा बड़ा, लेकिन वो जो ट्रांसफ़र था पावर का, उसको जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया वो एक बड़ी कमाल की चीज़ थी। इस पे लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था उसमें, जो मुल्क हमारा बहुत करीबी देश था, उसका तो बदलाव ऐसा गहराई की चीज़ थी, तो उन्होंने कोई रिलेशनशिप ने फ़र्क आने नहीं दिया। हम 2000 के दशक में आते हैं और जब हम देखते हैं कि पुतिन राष्ट्रपति बने, तो उस समय से फिर मैं कह सकता हूं कि जो पुरानी गर्मजोशी थी, जो पुराना शक्ति थी संबंधों में, वो धीरे धीरे उभर कर आने लगी। क्योंकि हमको ये लगा कि हमारे जो पुराने संबंध हैं उनको अगर हम 100% भी ना बना पाएंगे तो काफ़ी हद तक बना सकते हैं। तो वही हुआ, जहां रूस को पश्चिम से इतना संतोष मिला नहीं और दूसरी तरफ उनको भी लगा कि अगर पश्चिम भारत को इतनी कदर दे रहा है, इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, महत्व दे रहा है, तो हमें भारत को साथ को छोड़ना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे फिर से रूस और भारत के संबंध मजबूत होने लगे। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया के दूसरे ध्रुव अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 1991 में प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव ने खास तौर पर जब आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भारत के साथ नजदीकी रिश्ता बनाने की इच्छा जताई थी। अमेरिका उस समय दुनिया की एकमात्र महाशक्ति थी, लेकिन इराक कुवैत युद्ध में भारत सरकार का जोर दोनों देशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों को वापस लाने तक सीमित रहा। भारत सरकार ने इराक और कुवैत दोनों देशों को लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया। उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और विदेश मंत्री थे इंदर कुमार गुजराल। समझा जाता है कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन भारत के मित्र थे, इसलिए भारत ने इस मसले से अपने आप को पूरी तरह अलग रखा था।
विदेश मंत्रालय इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहा था कि अमेरिका के साथ संबंध सुधारना जरूरी है। इसका पहला प्रयास खाड़ी युद्ध के समय हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अमेरिकी विमानों को भारतीय एयरपोर्ट पर ईंधन लेने की अनुमति दी थी। हालांकि खाड़ी युद्ध में अमेरिका की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र के निर्णय पर तय हुई थी, लेकिन भारत ने अपनी तरह से अमेरिका को एक दोस्ताना इशारा तो कर ही दिया था। निस्संदेह जब भी आप वॉशिंगटन में बैठ के दुनिया के नक्शे पर नज़र डालते हैं तो एज लोन सुपर पावर उनके पास मिडिल ईस्ट में अपने तरीके की डायनेमिक्स थी, चाइना और रूस की तरफ अपनी डायनेमिक्स थी, साथ ही साथ जिसे आज हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, उस समय साउथ ईस्ट एशिया में उनका अलग किस्सा था। तो हर क्षेत्र में भारत और अमेरिका के संबंधों में सब जगह पूरी तरह से सामंजस्य नहीं था। चंद्रशेखर के बाद जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमेरिका के साथ संबंधों को नई दिशा दी। नरसिम्हा राव ने अमेरिका के अलावा अमेरिकी ब्लॉक यानी जापान और यूरोप के देशों से भी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। जब ये निश्चित हो गया कि पुराना लाइसेंस राज ख़त्म करना है और हमें विदेशी कैपिटल को, विदेशी टेक्नोलॉजी को लाना है, तो वो कहाँ से आएगी? वो तो अमेरिका और पश्चिम से ही आनी थी मुख्य रूप से। तो इसलिए जैसे जैसे हमने अपने नियमों को सुधारा और अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, तो निस्संदेह एक तरीके से अमेरिका के साथ और पश्चिम के और जो दूसरे देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो या वो जर्मनी हो या वो यूके, उनके साथ सारे आर्थिक मुद्दों के ऊपर हमारा सहयोग बढ़ने लगा और ये उस समय का बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट माना जा सकता है। पर भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया में अपनी साख भी बनानी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में परमाणु परीक्षण किया गया और अमेरिका सहित तमाम देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। पर वाजपेयी सरकार ने इन प्रतिबंधों का कोई असर आम जीवन पर नहीं होने दिया। मैं जब गया मिलने, बातचीत हुई छोटी मोटी, तो कहने लगे कि रसगोत्रा जी आपकी क्या राय है, भारत का एक धमाका और होना चाहिए। मैंने कहा साहब एक धमाका तो पहले हो चुका है, उसका कोई असर नहीं हुआ। किसी ने भारत को न्यूक्लियर वेपन पावर नहीं माना। तो धमाके का पर्पस तो ये है कि हम डिक्लेयर करें कि हम न्यूक्लियर वेपन पावर हैं, दुनिया उसको माने। तो आप एक नहीं करना है तो 5-6 कीजिए डिफरेंट कैलिब्रेशन के, और एक हाइड्रोजन का भी कर दीजिए उसमें, तो सब दुनिया मान जाएगी कि अब कुछ कर लो, इसको रोक नहीं सकते भारत को आप, ये तो न्यूक्लियर वेपन पावर बन गई। वो हुआ भी, पहले सैंक्शंस लगाए साल भर के, सब वो ख़त्म हो गई। तो ये एक बड़ी भारी चीज़ थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ही अमेरिका के साथ संबंधों को परिभाषित करने के लिए तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोप टैलबॉट में वार्ता शुरू हुई। 11 दौर और करीब 1 साल चली इस वार्ता के बाद दोनों देश और नजदीक आए, एक दूसरे के महत्व को समझा और संबंध फिर से पटरी पर आ गए। उसमें तो हम झुकने वाले नहीं थे, नहीं झुके। और उस समय वाजपेयी जी की और जसवंत सिंह जी की जो सरकार थी, तो ये तय किया गया कि अब न केवल दुनिया हमारे लिए बदल गई है, मगर वो अमेरिका के लिए भी बदल गई है, मगर ये अमेरिका को कौन समझाए, कैसे समझाए। तो ये जो आप वार्ता का उल्लेख कर रहे हैं जसवंत सिंह जी का और टैलबॉट साहब का, इसने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये कई विभिन्न नगरों में अलग अलग समय पर मिलते रहे। छोटी सी टीम थी दोनों तरफ से, मुख्य रूप से इन दोनों में ही आपस में बातचीत होती थी, मगर बड़ी तरीके से तैयारी से बात होती थी। और जो सबसे बड़ा उसकी उपलब्धि थी वो ये थी कि धीरे धीरे अमेरिका के प्रशासन को, अमेरिका के नेताओं को समझ में ये आने लगा कि लॉन्ग टर्म में भारत के और अमेरिका के हित एक दूसरे से पूरी तरह से सामंजस्य में है, और इसलिए अमेरिका को ही अपना दृष्टिकोण भारत की तरफ बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लिंटन के ही टाइम में एक तरह से जो संबंध थे काफ़ी नीचे चले गए थे,
मगर साथ ही साथ उन्हीं के टाइम में ये संबंध फिर से ऊपर हुए और हम लोगों को याद है कि जब राष्ट्रपति क्लिंटन दिल्ली में आए थे तो एक ऐतिहासिक यात्रा थी और उसके पश्चात मैं कह सकता हूँ उस समय के बाद बराबर आज तक भारत और अमेरिका के संबंध निरंतर मजबूत होते रहे हैं। भारत और अमेरिका में नजदीकी का ये क्रम चलता रहा और बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय इन संबंधों में विश्वास और बढ़ा। इस दौर में अमेरिका और भारत के बीच असैनिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के संबंधों में ये युगांतरकारी समझौता था जिसने औपचारिक तौर पर भारत को परमाणु ताकत मानते हुए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को मदद देने का वायदा किया। इस समझौते ने आधुनिक परमाणु तकनीक प्राप्त करने में भारत की मदद की। एक तो बड़ी भारी उपलब्धि है जो अमेरिका के साथ वो न्यूक्लियर डील हुई। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आपको याद होगा कि हमने वो 1974 में वो एक एक्सप्लोजन किया था, विस्फोट किया और कह दिया कि ये तो अमन का विस्फोट, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो भी बेशुमार सैंक्शन हम लोगों पर लगी और वो हमने बहुत सफ़र की। तो ये जब डील हो गई सब सैंक्शंस लिफ्ट हो गए। ये जो है तारापुर वाला वो मामला बंद पड़ा था, वो तो खैर मैंने इंदिरा गांधी जी के समय में जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था तो मैंने सॉर्ट आउट किया था अमेरिका के साथ। तो वो तो फिर अमेरिका वाले मान गए थे कि आप कहीं और से ले लीजिए तो हमें आपत्ति नहीं करेंगे, उसका जो फ्यूल होता। तो फ्रांस वालों से मैंने अरेंज कर दिया था, फ्यूल वो आ रहा था तो वो ठीक हो गया था। लेकिन जो सैंक्शंस इतने सालों से हमें परेशान कर रही थी, हमारी इकोनॉमिक प्रगति में बाधा बनी हुई थी, वो सब उठ गए। जो काम वाजपेयी जी के समय में शुरू हुआ उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में समाप्त किया गया, सफलतापूर्वक समाप्त किया गया। क्योंकि इसमें बहुत बरस लगे इस समझौते को लाने में, और इस समझौते का भी जो मुख्य मकसद जो विशेषज्ञ हैं वो यही बार बार कहते हैं कि खाली ये नहीं था कि हम यहाँ पर भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की जो जनरेशन है उसकी सारी फैसिलिटीज़ को ठीक से लाएं। इसका जो मुख्य मकसद था, जो कि इस समय तक अब हम कह सकते हैं बुश साहब का समय था, कोंडोलीसा राइस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थी, तो उनका मुख्य मकसद ये था कि भारत को किस तरह से हम मजबूत देश बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब कैसे अमेरिका भारत को मजबूत बना सकता है, मगर उसका कारण यही था कि जो हाई टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी उसको भारत भेजने का यही तरीका था कि ये अग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद जो पहले सैंक्शंस वगैरह थी हट जाएं और एक तरीके से एक फॉरवर्ड लुकिंग सहयोग का जो रिश्ता है वो शुरू हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम पहले शुरू किया गया वो बुश के टाइम तक ख़त्म किया गया और इस तरह से फिर ये भारत और अमेरिका के संबंधों का जो कैरावान था वो आगे बढ़ता चला गया। भारत के संबंध पश्चिम यूरोप और जापान से भी मजबूत होने शुरू हो गए। जापान के सहयोग से भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तथा आसियान के साथ मजबूती से संबंध विकसित होने शुरू हो गए। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के महत्व को समझते हुए लुक ईस्ट नीति को औपचारिक आधार दिया। 3 या 4 मुल्कों में दौरा किया उसने लंबा 3-4 हफ्ते का, और सबसे बातें की कि हम अपने जो तल्लुकात हैं इनको हम गाढ़ा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद काम नहीं, उसको टाइम नहीं मिला, वो बदल गया। तो वीपी सिंह का तो कोई इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, तो 1 साल के बाद चले गए, ख़त्म हो गई बात, ठंडी पड़ गई थी ये चीज़। तो नरसिम्हा राव जी ने उसको रिवाइव करके वो ख़ुद गए भी वहाँ, और सिंगापुर में उन्होंने एक बड़ी मीनिंगफुल बहुत ही जिसमें होता ना कि उसमें एक दम था उस स्पीच में
किस तरह से हम ताल्लुकात बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। और सब वाले जो उन मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थे, ये बड़ा भारी ओकेजन था एक। पीवी नरसिम्हा राव ने भी एक साहसी कदम उठाते हुए 1991 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत का तेल अवीव में और इजराइल का दिल्ली में दूतावास इसी काल में खुला। इसके बाद इजराइल के साथ भी भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंध मजबूत होते चले गए। पैलेस्टाइन से हमने ताल्लुकात बरकरार रखे, बल्कि उन्होंने बड़े दे टुक इट इन देयर स्ट्राइड। के साथ होना था, ये तो होना ही था, वो हुआ है। हम लोगों ने भी इसे क्या मतलब था गद्दाफी को ऐसी बात करने का, प्रवोक करने का इंडिया को। और उनसे मुलाकातें चलती रहीं, जो उनको हमारे ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं है पैलेस्टाइन के साथ। फिलिस्तीन के साथ भारत के पुराने राजनयिक संबंध थे और भारत फिलिस्तीन के बड़े समर्थकों में से एक था। इजराइल के साथ संबंध बनने के बाद भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत के रुख में कोई तब्दीली नहीं आई। फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देने की मांग पर भारत कायम रहा। पहले सैंक्शंस लगाए साल भर के, सब वो ख़त्म हो गए। तो ये एक बड़ी भारी चीज़ थी। और क्या उन्होंने किया वाजपेयी जी के टाइम में, मैं उनको वो पाकिस्तान का उनका जाना वो बस में बैठ कर के, मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव था कि मैंने पाकिस्तान को बहुत देखा है, बहुत दफ़े मैं वहाँ गया भी हूँ। तो इनसे हमेशा कुछ न कुछ बातचीत होती किसी तरह से, चाहे वो खुफिया हो, बाहर किसी भी देश में बैठ के बातचीत हो या डायरेक्ट ओपन हो, वो होते रहने चाहिए। तो उनका तो ये था कि पाकिस्तान बन गया है साहब, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो दोस्ती अगर हो जाए तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए वो गए थे। लेकिन धोखा दिया उन्होंने। हाँ, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे, इन्होंने कितने साल उनसे, वो जो इनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे और उनके एनए से 2 या 3 साल बातचीत करते रहे और एक मुआहदा, ट्रीटी, एग्रीमेंट तैयार हो गया। मुशर्रफ ने गलती ये की कि ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तो था, प्रेसिडेंट भी था, इसने वो आर्मी पोजीशन छोड़ दी और वो चीफ ऑफ आर्मी जो था उसने इससे कहा कि ये तुम क्या इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, आई डोंट एग्री विद इट, and he could not resist the army. So when after a month or two मनमोहन सिंह जी और मुशर्रफ वहाँ मिले यूएन में, तो उसने कहा कि भाई अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। पाकिस्तान के साथ इस दौर में संबंध नरम गरम बने रहे। 90 के दशक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने की हर संभव कोशिश की। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर भारत का नुकसान करने की रणनीति पर काम कर रहा था और भारत का प्रयास पाकिस्तान के साथ बातचीत कर आपसी मसले को हल करने का था। उस समय भारत सुधार और बदलाव के दौर में था। देश के अंदर आर्थिक सुधारों को लेकर व्यापक वैचारिक बहस चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान की रणनीति दुनिया के हर मंच पे भारत के खिलाफ कुत्सा प्रचार करने की रही और इसी वजह से दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क अपनी सार्थकता खोता गया। अपनी व्यावहारिक और शांतिपूर्ण नीति के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से अटारी वाघा बॉर्डर होते हुए लाहौर यात्रा की थी, पर इसके कुछ महीनों बाद ही 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री थे। भारत ये युद्ध जीता और पाकिस्तान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। बाद में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ आगरा आए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। निकट भविष्य में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 2001 में भारतीय संसद और फिर 2008 में मुंबई में भी हमले किए थे। इससे पहले 90 के दशक में विदेश नीति का जोर चीन के साथ भारत के संबंधों को सुधारने पर था। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के लिए तो 1997 और 98 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल ने 5 सूत्री गुजराल डॉक्ट्रिन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य इन देशों को बिना शर्त, बिना बदले में कुछ लिए
मदद करने का था। अपनी सीमा के अंदर किसी अन्य देश के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं चलने देने का था। किसी देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का था। सबकी सीमाई अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का था और सारे विवादित मसले शांतिपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल किए जाने पर था। अफ्रीका के साथ भी संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने नई पहल की थी। सभी अफ्रीकी देशों के साथ संवाद बनाए रखने के लिए इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की स्थापना की गई। इसके कारण भारत नए दौर में अफ्रीका के सहयोगी देश के रूप में उभरा। 2008 में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ। ये जो ट्रांजिशन पीरियड था 90s का, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। वो ये था कि जब भारत अपना नया वर्ल्ड व्यू बना रहा था तो उसमें उसने देखा कि हमें अफ्रीका को निकालना नहीं है, अफ्रीका को उसमें सम्मिलित करना है। और इसीलिए और ख़ास तौर से चूँकि हमारी आर्थिक स्थितियां भी बदल रही थी तो ये ज़रूरी था कि अफ्रीका का मार्केट, अफ्रीका के रिसोर्सेज, अफ्रीका के लोग भी हमारे जो हमारी प्रगति की कहानी है उसका हिस्सा बने। तो इसीलिए 90s ख़त्म होते होते ये स्पष्ट हो गया था कि भारत को अब कुछ नए पहलू, कुछ नए इनिशिएटिव्स, नए कदम लेने हैं। और इसीलिए सबसे पहले फोकस अफ्रीका, जो कि वाणिज्य मंत्रालय का काम था, उसको शुरू किया गया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2-3 दफ़े अपनी मुख्य यात्रा करी। वो साउथ अफ्रीका गए, नाइजीरिया गए। इसी बीच में 2006 में ब्रिक्स, पहले ब्रिक बना, यानी कि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और साउथ अफ्रीका बाद में आया था, इंडिया, चाइना, रशिया एंड ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका बाद में आया और उसके बाद ब्रिक्स बन गया। तो इनके ज़रिए भी एक हमारा अफ्रीका की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ा। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भारत अफ्रीका का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2009 में ब्रिक का गठन हुआ, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। भारत ने इसके निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई थी। फिर 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया और 5 देशों के इस समूह को ब्रिक्स के नाम से जाना गया। ये बहुध्रुवीय विश्व बनाने के भारत के प्रयासों का एक सशक्त परिणाम था। इसके साथ IRC के तहत भारत, रूस, चीन के नेता रणनीतिक विमर्श करने लगे। भारत ने 2004 में सार्क से अलग बिम्स्टेक भी बनाया, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के देश और दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड और म्यांमार शामिल हुए। सुधार और बदलाव के इस दौर में भारत ने बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के प्रयास किए, जिससे उसकी रणनीतिक पहुंच काफ़ी दूर तक बढ़ी। फिर 1999 में जब G20 का गठन हुआ तो भारत उसका संस्थापक सदस्य बना। ब्रिक्स को जहां स्थापना के वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों की तर्ज पे समानांतर सुरक्षा परिषद के रूप में देखा गया, वहीं G20 को नए दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्था की बहुकेंद्रीयता के इंजन के रूप में स्वीकृति मिली। इससे पहले 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की छवि पूंजी को आकर्षित करने वाले देश के रूप में बनी। दुनिया ने माना कि भारत के साथ व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि उस दौर में भारत ने आर्थिक सुधार करके पूंजीवादी दुनिया के सामने एक बड़ा बाजार खोल दिया था। इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के व्यापारियों के लिए भारत एक अनिवार्य देश बन गया। जो रिफॉर्म शुरू हुई थी 1991 में, वो तो 92 में बंद हो गई थी। और उसकी वजह ये थी कि नरसिम्हा राव जी पे बहुत प्रेशर डाले गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के। वो नहीं चाहते थे ऐसी रिफॉर्म होना, कि मुल्क इसको पसंद नहीं करेगा, हमारे जो हैं वोटर्स वो पसंद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में वो इम्प्रेशन बिल्कुल गलत था। और ये रिफॉर्म उस वक्त हो जाते तो आज मुल्क कहीं और बहुत ऊपर 7-8 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाती, 10 तक पहुंच सकती थी। फिर जो तरक्की हुई वो तो मनमोहन सिंह जी के 10 साल का जो पीरियड था प्राइम मिनिस्टरशिप का, उसमें हुई। इस दौर में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा भी मजबूती से किया।
संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग के लिए भारत ने G4 का गठन किया, जिसके तहत भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान एक साथ मिलकर काम करने लगे। कहा जा सकता है कि ये दूसरा दौर भारत की विदेश नीति के पहले दौर की भूलों को सुधारने का प्रयास था। विदेश नीति के दूसरे दौर में भारत ने सुधार और बदलाव के जरिए दुनिया को अपना महत्व समझने के लिए बाध्य कर दिया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने एक ध्रुवीयता को मान्यता नहीं दी और बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के लिए काम करता रहा। इससे मिले बड़े राजनयिक अवसर का उपयोग भारत ने निवेश बढ़ाने और आर्थिक विकास की सीढ़ियां चढ़ने में की। इससे पूरी दुनिया में भारत के लोगों को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिली। तो भारत की विदेश नीति की इस दूसरी कड़ी में आज बस इतना ही। तीसरी कड़ी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।